सरकार के साथ हमारी बैठक हुई, तो उसमें सरकार ने ही हमें कहा कि न्यूनतम वेतन हम नहीं दे सकते, तो केंद्र सरकार देगी। वर्ग 4 तो हम नहीं कर सकते, वो केंद्र सरकार करेगी। हमने बोला अच्छा ठीक है, चलो इंसेंटिव प्रथा बंद कर दो। तो बोले इंसेंटिव की पॉलिसी भी केंद्र सरकार ही बनाता है, तो ये इसमें मोदी सरकार हस्तक्षेप करेंगे, उन्हीं के हाथ में वो ही कर सकते हैं। तो ना गुजरात से ही हमको बोला गया है, हालांकि डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो साथ मिलकर गुजरात और केंद्र एक ही सरकार है, डबल इंजन की न्याय हम दे सकते हैं। गुजरात मॉडल पूरे देश में फेमस है, फिर भी आप दिल्ली की सड़कों पे हैं। आज देख लो दिल्ली की सड़कों पे है। और रवीश कुमार जी को सुना था हमने कि गोदी मीडिया, आज सच में देख लिया कि गोदी मीडिया ही है। ठीक है, लोकतंत्र का जो चौथा मतलब वो है ना नींव, वो पत्रकारिता होती है। आज हमने ये देख लिया दिल्ली में आके कि लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा है ना, वो टूट के चूर चूर हो गए। कोई रवीश कुमार पे मैडम एक और सवाल है, जब आप सड़कों पे आई तब आपको रवीश कुमार याद आया? देखिए, हम सड़कों पे तो गुजरात में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में भी सड़कों पर उतरे हैं। हमको दिल्ली का एक्सपीरियंस नहीं है, हम फर्स्ट टाइम दिल्ली में आए। गुजरात की मीडिया ने ही हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई है। गुजरात की मीडिया ने ही सरकार तक हमारे कानों में ये बात डाली है कि इन महिलाओं को आप न्याय दीजिए। लेकिन ये जो मीडिया खरीद के रखा है ना, वो आज हमने देख लिया। वरना न्यायिक होती ना तो आज इन महिलाओं की वो आवाज़ बन सकती थी। वो चाहती ना तो आज मोदी सरकार तक ये जो महिलाएं हैं जिनका शोषण हो रहा है, न्याय की गुहार मोदी सरकार से लगाने के लिए आई है, तो वो आवाज़ पहुंचा दी। और ऐसा नहीं कि रवीश कुमार जी को हम भूल गए थे और आज याद करने के लिए आए हैं। रवीश कुमार जी निष्पक्ष पत्रकार हैं, जुझारू पत्रकार हैं। बाहोशम टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखते हैं, सुनते हैं, इनको विचार को पढ़ते हैं। तो उनके मुंह से ये बार बार हमने सुना था गोदी मीडिया। तो गुजरात में तो हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ तो हमें मीडिया सपोर्ट करती है। यहाँ शोषण आपका कब से हो रहा है आप लोगों? ये 2006 से आशा वर्कर बहनें, आशा फैसिलिटेटर बहनें आरोग्य विभाग में काम करती। देखिए, हमारे गुजरात में पोलियो मुक्त किया इन महिलाओं ने, बाल मृत्यु भी इन्होंने कम की, माता मृत्यु भी 0 के बराबर है। सरकार टारगेट देती है, सरकार के जितने भी आरोग्य के संकल्प है वो सारे संकल्पों को इन्हीं बहन पूरा करती है। हमारा ये मुद्दा, हमारी लड़ाई कोई चुनावी लड़ाई नहीं है, कोई मौसमी लड़ाई नहीं है। हम सालों से लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। सरकार से पूरी ताकत से हम नारी शक्ति अपनी आवाज़ उठाते हैं। 30/8 को जब हम गुजरात में प्रोग्राम राज्य लेवल से किया था, आनन फानन में गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन किया और 6 मंत्री, मैं मीडिया के माध्यम से नाम भी बोलूँगी, आप पहुँचा दीजिए ये बात। 6 मंत्री, सबसे पहले गृह मंत्री हर्ष संघवी, एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वाघाणी, कैबिनेट मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, फाइनेंस मिनिस्टर राज्य कक्षा की आरोग्य मिनिस्टर निमिषा बहन, पंचायत मंत्री, 6 मंत्री ने हमारे साथ 2 घंटे तक मैं और 6 आशा वर्कर्स के साथ चर्चा विचारणा की। हमारे एक भी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, कोई भी न्याय हमें नहीं मिला। उन्होंने साफ तौर पे हमें कह दिया कि न्यूनतम वेतन हम नहीं दे सकते, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र ही दे सकता है। इंसेंटिव को हम बंद नहीं कर सकते, मोदी सरकार से ही इंसेंटिव की पॉलिसी बनी है केंद्र से, तो वो ही बंद कर सकते हैं। क्लास 4 में वो ही ला सकते हैं। हमने बोला 180 दिन की मैटरनिटी लीव दो। ये महिलाएं पूरे गुजरात की प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखती है। खुद सर प्रेग्नेंट होती है ना, तो लास्ट महीने तक काम करती है। तो काहे का ये विकास है, ये काहे का नारी सशक्तिकरण की? वो प्रेग्नेंट है और लास्ट महीने तक काम करती है, तो ये मांग कोई बड़ी मांग है क्या? इसको पूरा नहीं कर सकती सरकार? क्या मैटरनिटी लीव देना सरकार का कर्तव्य नहीं बनता? ये देश किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। देश संविधान से चलता है। जब वो नेता बनते हैं ना, तो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के अंदर सारे राइट महिलाओं को दिए हैं, तो संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी। अब आपको उम्मीद किससे है? देखिए, हमारे पास हमको तो गुजरात सरकार ने कहा कि आप दिल्ली जाइए और ये दिल्ली से ही आपका हो सकता है, तो हम तो मोदी सरकार से ही न्याय लेने। मोदी जी से उम्मीद जता रही है? बिल्कुल, वो मोदी जी हमारे गुजरात से हैं, मोदी के गांव से भी महिलाएं आई हैं।
बड़नगर से आई है, महसाणा जिले से आई है। मोदी जी बोल के गए थे हमको कि आपको कोई तकलीफ हो तो सिर्फ हमें पोस्ट कार्ड लिखना। आपकी स्टेट अरे गवर्नमेंट पोस्ट कहीं कार्ड दूसरी जगह नहीं, किया हम तो यहाँ हाजरा हाजूर माँ जगदम्बा, ये नवरात्रा चल रहा है, खुद मोदी जी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो गुजरात मॉडल को दिखाया गया, उसके सपने दिखाए गए। क्या कहना चाहेंगे आप गुजरात मॉडल को लेकर? देखिए, यही है गुजरात मॉडल जो आप देख रहे हैं। मेरे बोलने से नहीं होगा, ये लाइव डेमो है, देख लीजिए आप। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में काफ़ी लोग सड़कों पर उतरे हैं और हम गुजरात से चलकर, कोई शौक नहीं दिल्ली आने का, हम ना ही घूमने के लिए आए हैं, ठीक है। हमारा विकास होता, सशक्तिकरण होता ना, तो हम घूमने के लिए आते, यहाँ जंतर मंतर पर धरना करने के लिए नहीं आते। शोषण हो रहा है, आवाज़ को जितनी दबाएंगे उतनी 10 गुनी ताकत से वो चिल्लाएगी। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर आम जनता सड़कों पर है और मुख्य मीडिया जो है वो सरकार के महिमा मंडन में लिखी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मुख्य मीडिया नदारत नजर आती है। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो मीडिया से यही कहते हैं कि आप अपना जो पत्रकारित्व का जो धर्म है उसको निभाएं, आप देश की आवाज़ बने, देश के विकास में, देश की जनता के विकास में अपना योगदान दें, न कि अपनी चैनल का विकास, न अपने खुद का विकास। ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि आज इतनी महिलाएं जंतर मंतर पर, मेरा एक सवाल महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी है। जिस प्रकार पूरे देश में महिलाओं के ऊपर जो है जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके साथ जो आप देखेंगे हाल ही में रेप की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही है देश में। अभी उत्तराखंड में भी बेटी अंकिता के ऊपर जो रेप की घटनाएं हुई और तमाम ऐसी घटनाएं हैं, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, महिलाओं पे हो रहा है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। हाँ, सरकार के जो दो चेहरे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार को, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है वो सिर्फ नारा ही है। बेटी सिर्फ पोस्टरों बैनरों में ही बचती हुई नज़र आती है, सड़कों पर तो कहीं बचती हुई नज़र ही नहीं आती है, ठीक है। तो एक तो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ ये बेटी को बचाने का काम सरकार का सिर्फ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी सबकी है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। समाज के पढ़े लिखे, हमको देखिए, हम ना हमेशा लड़की को कहते हैं तू ऐसे छोटे कपड़े मत पहन, रात को बाहर मत निकल। संस्कार के पाठ सिर्फ लड़की को ही सिखाए जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज संस्कार के पाठ हमें लड़कों को भी सिखाने की ज़रूरत है, बेटों को भी सिखाने की ज़रूरत है कि बाहर निकली हुई बेटी तेरी बहन है, उसको इज्जत की नज़र से देख। तो ये बेटी बचाने वाली जो बात है, ये रेप की जो घटना होती है, उसमें सरकार और कहीं ना कहीं मानसिकता लोगों जिम्मेदार है, और सरकार का भी फर्ज बनता है कि पूरी सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा कानून बनाए जैसे विदेशों में होता है ना कि रेप होता है उसको शूट एंड साइट, मतलब उसको फांसी पर बीच चौराहे पे लटका दिया जाता है। इसी तरह ऐसे मजबूत कानून बनाए जाए कि लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाए। लोगों को कानून का डर ही नहीं है, सबको पता है दारू बेचेंगे, कुछ माल दे देंगे, बच जाएंगे, रेप कर लेंगे, फिर पैसा खिला देंगे, बच जाएंगे। तो कानून का डर नहीं रहा। यहाँ पे परमिशन मिली हुई है? देखिए सर, हमको तो आज के दिन ही परमिशन मिली हुई है। आज के दिन? हाँ, लेकिन हमको यहाँ किसी ने सुना नहीं। हाँ। ना मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँची है। तो फिर क्या करेंगे आप? तो देखते हैं सर, कुछ तो करेंगे, क्योंकि अब यहाँ ऐसे बैठे रहे या फिर इतने दूर से महिलाएं आई है तो हम चर्चा विचारणा करेंगे। मैडम, आप भी आशा वर्कर हैं और आप नहीं, मैं आशा वर्कर की लीडर हूँ। आप आशा वर्कर के लीडर हैं, तमाम आशा वर्करों को आप लेकर आई हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। मोदी जी से आप लोगों ने आस लगाई है, क्या लगता है मोदी जी न्याय करेंगे आपके साथ? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि गुजरात सरकार जो नहीं कर सके ना, देखिए मोदी जी एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन करते हैं। देखिए, जो लोग उद्योगपति हैं उनका जो कर्ज है वो भी माफ़ कर दिया। देखिए मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया कि अदानी अंबानी की जो आय है ना, 2 दुगनी चौर चुगनी बढ़ रही है। प्राइवेट प्लेन भी उनका आ गया। देखिए आरएसएस के बड़े बड़े वो जो नहीं हुआ इतिहास में, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो नामुमकिन को भी मुमकिन करते। तो ये तो संवैधानिक बात है कि भाई न्यूनतम वेतन दिया जाए, तो हमें उम्मीद है कि वो संविधानिक का पालन करेंगे और महिलाओं को न्याय देंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई 1-2 दिन में, आपने इतने लोगों को लेकर के आई हैं, फिर क्या करेंगी आप? अगला पड़ाव क्या आपका? हमारी पूरी लीडर की टीम है, उससे वाटाघाटो करेंगे, हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद हमारी अगली जो रणनीति है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के समक्ष, लोगों के समक्ष हम रखेंगे। और हमारे गुजरात में चुनाव है, हमारी बात मोदी सरकार नहीं सुनेगी, तो जो हमारी बात सुनेगा वो ही हम पर
राज करेगा। ऐसी शोषण करने वाली सरकार, महिला विरोधी सरकार, ये टोटली मैं डंके के चोट पर कहती हूँ, यदि ये सरकार सालों से कर रही है शोषण, तो ये शोषणवादी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है। हमारे गुजरात की एक बात मैं आज आपको बता दूं, आनंदीबेन पटेल हमारे गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हमें महिला होने के नाते पूरा गर्व था हमें कि अरे हमारा गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री एक लेडीज़ है। लेकिन ना वो महिला को भी राज करने नहीं दिया उन पुरुषों ने, कैसे भी करके वो आनंदीबेन पटेल को टॉर्चर करके उसको कैसे भी करके साम दाम दंड पे से उससे रेजिग्नेशन लिखा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये महिला विरोधी सरकार है। हमारी आनंदीबेन होती ना आज मुख्यमंत्री, तो हमें यहाँ दिल्ली तक नहीं आना पड़ता, ज़रूर उन्होंने हमारी बात सुनी होती। क्योंकि आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री बनी ना, तब हमारे गुजरात में 50% जो है वो भागीदारी पंचायत में दी गई महिलाओं को। आज हमारे गुजरात में 50% महिलाएं सरपंच हैं और हमारी ये भी मांग है कि आधी आबादी हम महिलाओं की है। तो लोकसभा जब विधानसभा भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो तमाम जो मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो, तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहती थी। आज कोई अभी नहीं। स्मृति ईरानी जो दिखाई नहीं देती। कहीं नहीं दिखाए, तब तो 400 रुपये का बॉटल सर पे लेके घूम रही थी, अभी 1200 हो गया। कहाँ है स्मृति ईरानी जी? इतनी महंगाई के सामने ये महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे अपने छोड़ के आई हैं। बताइए 2000 में किसका घर चलता है? किसका घर 2000 में चलता है? ठीक है, आय बढ़ेगी, सशक्त बनेंगी और हक मांग रही, कोई भीख नहीं मांग रही है। हमने ये तो नहीं कहा हमको ताजमहल दे दो, अंबानी की तिजोरी से पैसा निकाल के दे दो, उनका प्राइवेट चार्टर प्लेन दे दो, उसमें बैठ के हम दिल्ली से गुजरात जाएंगे। कोई ऐसी तो मांग हमारी है नहीं। ठीक है, पैसा देगी, अच्छा उनको ये कमाई अच्छी होगी तो बच्चों को सुरक्षित रख सकेगी, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी होगी, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, अब देश का भविष्य आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। सिर्फ अदानी अंबानी को आगे बढ़ाने से, अदानी अंबानी से देश नहीं बना है। देश ना ऐसे सब लोगों को जोड़ जोड़ के, मजदूर, देहाती, गरीब, किसान, इन लोगों से जोड़ के ये देश बना है। तो देश के संविधान ने सबको समान तौर पर आगे बढ़ने का राइट दिया है, तो हमें हमारा राइट चाहिए। न्यूनतम वेतन हम लेके रहेंगे, हमें नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे और कुछ भी नहीं करेगा तो हम ये शोषण करने वाली सरकार, महिला विरोधी सरकार अब हमें चाहिए ही मैं नहीं। एक बस आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से देश में धार्मिक उन्माद, तमाम जो है जाति धर्म को लेकर जो है लोगों में जो है विभाजन एक तरह से हम देख पा रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भारत का जो संविधान है वो इतना सुंदर संविधान है, विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है, जिसमें धर्म निरपेक्षता लिखी गई। बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोग बसते हैं। लेकिन ना यहाँ पर देखिए, किसी को लड़ना नहीं है, सबको प्यार मोहब्बत से ही जीना है, लेकिन लड़वाया जा रहा है ये सत्ता पाने के लिए। देखिए, महापुरुष है, उनको भी जाति में डिवाइड कर दिया है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी, अरे वो तो विश्व के नेता है, फिर भी बना दिया ये दलित का नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्या गुजरात के नेता है देश के? अरे वो विश्व के नेता है। गांधी जी विश्व के नेता है, फिर भी बड़े बड़े महापुरुषों को ना जाति में बांटकर सबको अंदर अंदर सत्ता पाने के लिए लड़ाया जा रहा है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो बात करेंगे मंदिर मस्जिद की, हम बात करेंगे रोज़गार की। वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, हम बात करेंगे हमारे अधिकार की, आगे बढ़ने की। तो वो चाहे कुछ भी कर ले, हम लोगों को हमारे अधिकारों के लिए खड़ा रहना है, हमारे विकास की बात करनी है। रोज़गारी नहीं है, रोज़गार दो, महंगाई कम करो, किसान को न्याय दो, सबका जो है वो जो कर्ज है वो किसानों का माफ़ करो, महिलाओं को उनको अधिकार दो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, आउटसोर्स, फिक्स पर ये सब नीतियाँ है उसको बंद कर दो और संविधान का पालन करो। ये बात सबको समझनी चाहिए। हर घर तिरंगा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करती हूँ कि हर घर तिरंगा है, लेकिन हर घर तिरंगे के साथ साथ हर घर संविधान भी लाने की ज़रूरत है। हमें संविधान पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, तब जाके लोगों को, इन लोगों का प्रोपेगेंडा समझ में आएगा और पता चलेगा अरे देश तो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे उन्मादों से नहीं चलता। ये बात है मेरी। शुक्रिया बात करने के लिए।